डियर स्टूडेंट, हम आज पशु प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। फार्म में पाए जाने वाले पशु द्विलिंगी होते हैं और जब प्यूबर्टी एज आती है तब पशु प्रजनन के योग्य होते हैं। मादा में ओम पाया जाता है, नर में स्पर्म पाया जाता है। मादा में पाए जाने वाला ओयम नर के शुक्राणु से निषेचन करने के पश्चात संतान का निर्माण करता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। ये एक जटिल है। नेचुरल जो मेथड है उसमें वंश की वृद्धि करते हैं और इसको हम वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, मांस बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके लिए मादा के जनन अंग और नर जनन अंग के बारे में समझना हमको आवश्यक है कि उनमें कौन कौन से अंग हैं और कौन कौन से हार्मोन इनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। और जो मादा प्रजनन के अंग के मुख्य भाग हैं वो है दैट इज़ ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस, वेजाइना और वल्वा। इस तरह 5 मुख्य भाग है: ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और वल्वा। इसमें जो ओवरी है उसमें जैसे ओवरी में जो ये दैट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है, ये गाय, भैंस, भेड़ में अंडाकार और बादाम जैसी संरचना होती है और अन्य पशुओं जैसे बिल्ली, कुत्ते, इनमें ये अंगूर के गुच्छे के नुमा डिम्ब ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये डिम्ब ग्रंथियाँ जो ओवरीज है वो कपल के रूप में होती है, दो होती है और नितंब स्थितियों के नीचे मेरुरज्जा, मेरुदंड के दोनों ओर पाई जाती है। गाय में जो राइट एंड की जो ओवरीज है वो लेफ्ट ओवरीज से कुछ बड़ी होती है और क्रियाशील होती है। जन्म के समय इन ओवरीज से हजारों अंड कोशिकाएँ निकलती है जो प्रजनन चक्र में परिपक्व होकर बाहर निकलती है और इनसे तरल पदार्थ से भरे हुए थैले में परिवर्तित हो जाती है, जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। ये फॉलिकल्स फफोलों के रूप में बाहर निकल कर वृद्धि करते हैं, जिनको हम ग्राफिकन फॉलिकल्स कहते हैं। इन ग्राफिकन फॉलिकल्स के द्वारा ही कण जैसे ओम बाहर निकलते हैं। अब इसका जो ओवुलेशन की प्रक्रिया, ये इस ग्राफिकन फॉलिकल्स के फूटने से एक तरल द्रव्य बाहर निकलता है और इस क्रिया को हम ओवुलेशन कहते हैं। ग्राफिकन फॉलिकल्स हार्मोन भी स्रावित करता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। और इस ओवुलेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन, दूसरा इंड्यूस्ड ओवुलेशन। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी में स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन अपने आप होता है, जिसको हम स्वतः डिम्ब क्षरण या स्वतः स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन कहते हैं। जबकि बिल्ली, खरगोश, ऊँट इत्यादि में इंड्यूस्ड ओवुलेशन होता है। और ये कॉर्पस लुटियम, इस ओवुलेशन के पश्चात उस फटे हुए स्थान पर एक संरचना बन जाती है जिसे हम कॉर्पस लुटियम कहते हैं। ये अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे कि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है जो कि जनन क्रिया में आवश्यक है। इस प्रकार मेल में जो कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो जनन के लिए आवश्यक है। जो ईस्टर साइकिल होता है उसमें ये कॉर्पस लुटियम गर्भाशय की अनुपस्थिति में एक निश्चित समय पश्चात छोटी नकुली संरचना में बदल जाता है। इसके पश्चात फैलोपियन ट्यूब ये डिम्ब ग्रंथि से डिम्ब को उस का नाम जैसे ओम को गर्भाशय के होंठ तक पहुंचाने का कार्य करती है, फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब भी 3 प्रकार की होती है। पहले होती है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्फुला, तीसरा इस्थमस। इसमें जो इनफंडिबुलम है वो डिम्ब ग्रंथि को घेरे रहती है और नलिका के अंदर श्लेष्मा कोशिका द्वारा स्रावित जो स्राव है और अंडाणु और एम्पुला की तरफ और शुक्राणु विपरीत दिशा में गमन करते हैं। डिम्ब वाहिनी नलिका में होने वाले स्राव डिम्ब को पोषण प्रदान करते हैं और शुक्राणु कैपिसिटेशन क्रिया, निषेचन व निषेचित अंड के प्रारंभिक विकास में सहायक होते हैं।
निषेचन क्रिया एम्पुला में संपन्न होती है और जाइगोट धीरे धीरे गर्भाशय में चला जाता है। इस प्रकार जो निषेचन की प्रक्रिया हुई, जो जाइगोट का निर्माण हुआ, वो धीरे धीरे गर्भाशय में चला जाता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होती है। अब गर्भाशय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये पेशीदार अंग है और उदरगाह के पृष्ठभाग में स्थित ये 3 भागों में बटा होता है। एक मुख्य भाग यूट्राइन बॉडी, हॉर्न और सर्वेक्स गिरवा, इसको हम हिंदी बोलेंगे। मुख्य भाग श्रृंग और गिरवा, यानी यूट्राइन बॉडी, हॉर्न्स और सर्वेक्स। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर में गर्भाशय का मुख्य भाग छोटा तथा हॉर्न अधिक विकसित होती है। घोड़ी में श्रृंग कम विकसित होता है। गर्भाशय की आंतरिक परत में अनेक ग्रंथियां होती है जिनका स्राव भ्रूण को जड़ लेने, इम्प्लेंटेशन से पूर्व पोषित करता है। स्तनधारियों में गर्भाशय आंतरिक सतह पर बटन जैसी आकृति होती है जिन्हें कोटलीडॉन कहते हैं। और गर्भाशय का पिछला भाग जहाँ योनि से जुड़ता है वो मोटी परत वाला स्फिंक्टर संरचना तथा सर्विक्स कहलाता है। और गिरवा का जो भाग गर्भाशय के मुख्य बॉडी से जुड़ा होता है उसे हम इंटरनल ऑस कहते हैं, आंतरिक द्वार। जहाँ से योनि में खुलता है उसको हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। प्रसव और मध्यकाल के अलावा गर्भाशय गिरवा का द्वार म्यूकस प्लग द्वारा बंद रहता है और गर्भाशय के आंतरिक वातावरण को दूषित होने से बचाता है। इस प्रकार इसके पश्चात जो दूसरा भाग है दैट इज़ वेजाइना। ये नलिका का संरचना जो गर्भाशय को भग से जोड़ती है, और भग मतलब वल्वा से। रेक्टम के नीचे स्थित योनि मैथुन के समय नर के जो पेनिस को तथा सीमेन को ग्रहण करने का कार्य करती है। इस प्रकार ये वेजाइना का मुख्य कार्य क्या है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या एट द टाइम ऑफ मेटिंग ये नर के पेनिस और उसके सीमेन को ग्रहण करने का कार्य करती है। प्रसव के समय बच्चा भी इसी रास्ता यानी वेजाइना के द्वारा बाहर आता है और इसमें एक एपिथेलियम संरचना स्ट्रेस की अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। मादा जननांग में जो अंतिम भाग है वो इसका होता है वल्वा, जिसको हम भग कहते हैं। मादा प्रजनन अंगों में ये भाई अंग है। इसके मुख्य भाग 2 प्रकोष्ठ लीबिया, दोनों जो भग है दोनों जो लीबिया हैं इनको दूर करने पर सामने दिखाई देने वाला भाग वेस्टिब्यूल्स तथा उभरा हुआ अंग क्लाइटोरियस होता है, जो कि शिश्न को अल्पवर्धित रूप माना जाता है। मादा के कामोत्तेजना यानी उसकी लिबिडो, उसकी इच्छा काम के प्रति इच्छा जागृत करने का मुख्य केंद्र ये भग होता है, वल्वा होता है। इसमें जो क्लाइटोरिस संरचना होती है, ये क्लाइटोरिस का मुख्य कार्य है मादा को इसकी लिबिडो को जागृत करना। मध्यकाल में इस वल्वा और शिश्निका अधिक रक्त संचार के कारण जो वल्वा है वो अधिक ब्लड सर्कुलेशन के कारण सख्त और लाल हो जाते हैं। इस प्रकार ये मादा जनन अंग के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ साथ नर जनन अंग, नर प्रजनन अंग के मुख्य भाग टेस्टिस, वाल डिफेंस, मूत्र भाग और शिश्न। इसके 4 भाग हैं, टेस्टिस, वाल डिफेंस, मूत्र भाग और शिश्न। टेस्टिस ये देहगुहा के बाहर वृषण कोष में रहते हैं और सेमिनिफेरिकस ट्यूबस में शुक्राणु और लीडिंग सेल्स पाई जाती है। वृषण में लीडिंग सेल और सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स पाई जाती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से होकर इस टेस्टिस में आते हैं और इस अधिवृषण शुक्राणु के संग्रह का कार्य भी करता है। अपरिपक्व शुक्राणु धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं और लीडिंग कोशिका द्वारा टेस्टोस्टेरोन लिंग ग्रंथियों और शिश्न के विकास में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट भाग है इसमें शुक्रभाग, वाल डिफेंस। ये टेस्टिस और मूत्र भाग के मध्य वीर्य को ले जाने का कार्य करता है। शुक्रभाग या वाल डिफेंस, इसमें उपस्थित ग्रंथियाँ
सीमेन के तरल भाग को बनाती है। सेमिनिकल वेसिकल्स और पुरुष ग्रंथि तथा काउपर ग्लैंड से स्रावित पदार्थ शुक्र वाहिका से निकलने वाले पदार्थ के साथ मूत्र भाग में प्रवेश करता है। जो टेस्टोस्टेरोन है, पुरुष ग्रंथि वीर्य के तरल भाग का एक अंश बनाती है, जबकि काउपर ग्लैंड से निकलने वाला स्राव मूत्र नलिका को शुक्र निकलने से पूर्व साफ रखता है। इसमें जो नेक्स्ट भाग है फीमेल ऑर्गन में, दैट इज यूरिथ्रा। ये एक नलिका है जो मित्रा से प्रारंभ होकर शिश्न से होते हुए बाहर की ओर निकलती है। और इसमें जो अंतिम भाग है जननांग में, नर जननांग, दैट इज पेनिस, जिसको हम शिश्न बोलते हैं। ये नर का मैथुन जननांग है। इसमें मूत्र भाग भी स्थित होता है तथा मूत्र भाग से होकर शुक्र मादा के जनन पथ में पहुंचता है। इसलिए एक्सटर्नल इसका पार्ट दैट इज पेनिस, जो कि एट द टाइम ऑफ मैटिंग में गाय के से मैथुन के समय ये कार्यरत होता है। और इसमें ब्लड सर्कुलेशन के कारण इसका आकार, जब गाय हीट में होती है तब इसका आकार भी बढ़ जाता है और मैथुन के पश्चात ये पुनः अपने वृषण में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया। इसके बारे में कौन कौन से हार्मोन हैं, उनका क्या कार्य है। इस प्रकार उत्तम प्रजनन के द्वारा पशुओं में ब्रीडिंग करके उनका दूध उत्पादन को बढ़ाया जाता है। इनमें जो प्यूबर्टी स्टेज है, जो स्ट्रेस स्केल है, प्री स्ट्रेस, इन सब बातों का ध्यान रखना है और इस प्रकार हम नस्ल सुधार के कार्यक्रम में आगे बढ़ सकते हैं।